गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। लेट अस स्टार्ट द थिंग्स। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ह्यूमन आई। पहले हम देखते हैं ह्यूमन आई क्या होती हैं, इसके सारे पार्ट्स को हम डिटेल में समझते हैं। हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन आई है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आपको पता है जिस तरह टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, उसी तरह हमें कुदरत ने आँख दी है जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। ये कैमरा की तरह बिहेव करता है जिसको लेंस भी होता है और स्क्रीन भी होती है। ठीक, स्क्रीन को रेटिना बोलते हैं। हमारी आँख का जो साइज़ होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ओके, मैंने यहाँ पे आँख बनाई और जो ये नीचे वाला है ये साइड व्यू आप मान लो, साइड व्यू ऑफ द आई। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ हमारी आँख में पाई जाती है, उनको डिटेल में समझते हैं। पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? आँख का जो फ्रंट पार्ट होता है एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। जहाँ पे मैं रेड लाइन डालता हूँ एक ट्रांसपेरेंट होता है जहाँ से लाइट एंटर करती है। ओके, और ये प्रोटेक्ट भी करती है किसको? आँख को। ये प्रोटेक्ट करती है आई को। ओके, ये फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। उसके बाद है पुपिल। पुपिल क्या होता है? पुपिल एक होल होता है जो सेंटर में आप देखते हो। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस सेंटर वाले होल को क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं, जहाँ से लाइट एंटर करती है। ये पुपिल कंट्रोल करता है लाइट को। मान लो दिन के समय लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तब क्या होता है? तब ये श्रिंक होता है, तब इसका साइज छोटा होता है। ओके, तब इसका साइज छोटा होता है ताकि एक सुटेबल पोर्शन ऑफ लाइट इसमें जाए और हमारी हमारी रेटिना पे इमेज बन जाए। इसी तरह जब लाइट कम होगी रात के टाइम, तो ये जो पुपिल है इस होल का साइज बढ़ जाता है ताकि एक अच्छा अमाउंट लाइट का अंदर जाए और हमारी रेटिना पे इमेज बन जाए। ठीक, इट इज सिंपली होल एट द सेंटर ऑफ आई जहां से लाइट एंटर करती है। उसके बाद है इरिस। इरिस क्या होता है? आपको पता है आंख के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है जिसमें लाइट होती है, उसके अराउंड एक कलर्ड पोर्शन होता है जिसको हम इरिस बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है पुपिल। किसको? जो अभी लाइट कितनी अंदर आंख में जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए, ये सारा कौन करता है? ये यही इरिस करता है। ये क्या करता है? ये इसको कंट्रैक्ट करता है ताकि कम अमाउंट में लाइट एंटर करे। ठीक, तो रात के समय इसको क्या करता है? एक्सपैंड करता है ताकि ज़्यादा अमाउंट लाइट आंख में चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इट कंट्रोल्स पुपिल टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आप इनमें कंफ्यूज नहीं होता। पुपिल इज सिंपली सेंट्रल होल जहाँ से लाइट एंटर होती है। इरिस क्या है? इरिस इज दिस पोर्शन। इरिस ये वाला पोर्शन है जहाँ से क्या होता है, जो कंट्रोल करता है पुपिल को कि कितनी अमाउंट जानी चाहिए लाइट की, कितनी नहीं जानी चाहिए। ओके, चलो लेट अस मूव। अब हमारे पास है आई लेंस जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। ये कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। किसके लिए? फोकल लेंथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो ये क्या करता है? ये जो कन्वेक्स लेंस है ये ऐसे एडजस्ट होता है, खुद को ऐसे अकोमोडेट करता है ताकि इमेज कहाँ पे बनी? यहाँ बैक साइड पे जहाँ पे रेटिना को बनना चाहिए। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा यहाँ पे तो तब क्या होगा? अगर नज़दीक ऑब्जेक्ट होगा तो तब क्या होगा? तो उस टाइम ये अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि इमेज बराबर रेटिना पे बन जाए, क्योंकि यहाँ से ये तो फोकल लेंथ होती है तो ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ठीक, टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई है।
उसके बाद है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होते हैं? सिलरी मसल्स ये वाले होते हैं जो क्या करते हैं, जो कन्वेक्स लेंस को कंट्रोल करते हैं। ये वाले सिलरी मसल्स होते हैं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सिलरी मसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये आई लेंस को या कंट्रैक्ट करते हैं। जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये मोटा बन जाता है, या तो इसको एक्सपैंड करते हैं। जब एक्सपैंड हो जाए तो लेंस थिन बन जाता है, ताकि ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करे, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे ऑब्जेक्ट नज़दीक हो, और इमेज कहाँ पे बने? इमेज रेटिना पे बन जाए। ओके, तो सिलरी मसल क्या करते हैं? ये कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट करते हैं, जब कंट्रैक्ट करते हैं तो लेंस मोटा बनता है। लेंस मोटा बनता है तो ज्यादा कन्वर्जिंग होती है। ओके, जब एक्सटेंशन होता है इसका, तब क्या होता है? तब लेंस पतला बन जाता है और ये धीरे 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 कन्वर्ज करता है और रेटिना पे इमेज बन जाती है। सिंपली इट एडजस्ट्स द फोकल लेंथ। ओके, उसके बाद है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर एक वाटरी फ्लूइड होता है। कहाँ पे होता है? ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। कॉर्निया ये वाला पोर्शन होता है, फ्रंट वाला पोर्शन। कॉर्निया क्या होता है? फ्रंट वाला पोर्शन, ये होता है कॉर्निया, ठीक। और ये है आई लेंस। इसमें जो फ्लूइड है इसको कहते हैं क्या? एक्वस ह्यूमर। उसके बाद है वाइट्रस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर एक जेली फ्लूइड है। क्या है? ये वाटरी फ्लूइड है, ये जेल फ्लूइड है जो यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? आई लेंस और रेटिना। रेटिना बैक साइड यहाँ पे होती है, यहाँ पे रेटिना होती है और ये आई लेंस है। ओके, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है? ये कन्वर्जिंग में थोड़ा हेल्प हमें कर देता है। अब हम देखते हैं रेटिना को। रेटिना सिंपली क्या है? दिस इज द स्क्रीन, दिस सिंपली स्क्रीन, जहाँ पे क्या बनती है? जहाँ पे इमेज बनती है। ये कहाँ पे? ये यहाँ पे होती है, बैक साइड ऑफ आई। ओके, बैक साइड ऑफ आई। जब यहाँ से लाइट आती है ये कन्वर्ज करता है और इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज रेटिना पे बनती है। कहाँ पे बनती है? ये बैक साइड जो येलो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको कहते हैं क्या? रेटिना। ओके, ये रेटिना में दो टाइप के सेल्स होते हैं। वो एक होते हैं रॉड्स, दूसरे होते हैं कोन्स। कोन्स क्या होते हैं? कोन्स कलर सेंसिटिव होते हैं, इससे हमें कलर अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। और जो रॉड्स होते हैं ये लो इंटेंसिटी लाइट को हमें विजिबल कर देता है। क्योंकि रात के टाइम हम आराम से नहीं देख पाते हैं, तो उस टाइम हमें रॉड्स हेल्प कर देते हैं चीज़ों को देखने में। और कोन्स क्या करते हैं? कोन्स कलर को विजुअलाइज करने में हेल्प कर देता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व किसको कहते हैं? ऑप्टिकल नर्व जो कनेक्ट होता है यहाँ पे रेटिना से, ये वाला पोर्शन, ये क्या करता है? ये सिग्नल सेंड करता है कहाँ तक? ब्रेन तक। इमेज यहाँ रेटिना पे जो बनी, जो उसकी सिग्नल कहाँ पे जाती है? ब्रेन पे, और हमें ऑब्जर्व होता है कि ये चीज़ कहाँ पे है। इट सिंपली सेंड्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ओके, इसका जो यहाँ पे डॉट होता है इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। ओके, अब आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? पावर ऑफ एकोमोडेशन इज सिंपली it is the ability of eye, we can say simply eye lens, to adjust the focal length due to ciliary muscles। मैंने अभी आपको बोला कि आंख में एक लेंस होता है, वो कनेक्ट होता है किसके साथ? सिलरी मसल्स के साथ, ठीक। अब आपको पता है जब दूर ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रेटिना, उस टाइम भी रेटिना पे इमेज बनानी है, और अगर नज़दीक ऑब्जेक्ट हो तब भी यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनानी है। दैट मीन्स इस लेंस को खुद को क्या करना है? एडजस्ट, ठीक है। तो इसको कौन हेल्प करता है? ये वाले सिलरी मसल इसको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। ये सिलरी मसल इसको क्या करते हैं? ये इसको कंट्रैक्ट भी करते हैं, एक्सपैंड भी करते हैं, ठीक, ताकि इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने इसको कंट्रैक्ट किया तो ये मोटा, कंट्रैक्शन, तो ये मोटा बन गया। ओके, जब ये मोटा बन गया, जब यहाँ से लाइट रे आएगी तो क्या होगी? तो ये ज़्यादा कन्वर्ज होगी। ओके, तो ज़्यादा कन्वर्ज होने से क्या होगा? तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, ठीक।
अगर इसी तरह अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपैंड होंगे तो सिलरी मसल रिलैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब लाइट आएगी ये धीरे 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 इसको यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे और इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज रेटिना पे बनेगी। तब फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, जब फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर क्या होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा है, पावर ऑफ एकोमोडेट, पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस कम होता है। जब फोकल लेंथ कम होता है तो पावर क्या होता है, पावर ज़्यादा होता है। सिंपली इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ड्यू टू सिलरी मसल्स। ये एक बार आया था कि फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है, तो वो कौन करता है, वो सिलरी मसल्स करता है, ताकि वो फार ऑब्जेक्ट्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दोनों को देख सके। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया किसको कहते हैं? इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। इसमें क्या करता है, इट्स ए डिफेक्ट इन विच ह्यूमन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसमें इंसान क्या करता है, नज़दीक वाली चीज़ों को आराम से देखता है लेकिन वो दूर चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाता है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ये नज़दीक ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ पे, यहाँ पे रेटिना पे बनती है, क्योंकि ये जो लेंस है ये इसको आराम आराम से कन्वर्ज करता है और इमेज रेटिना पे बनती है। ठीक है, ये नॉर्मल आई का बिहेवियर है। अब हम देखते हैं कि अगर दूर ऑब्जेक्ट होगा, मान लो ये बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जब रेज आती हैं तो इसमें क्या होता है, इस टाइम इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है। ठीक है, जब इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, हमें इमेज कहाँ पे चाहिए, रेटिना पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे बनती नहीं है तो इसको चीज़ें नहीं दिखती अच्छी से। इसको कहते हैं मायोपिक आई। ठीक है, क्योंकि इसको मायोपिया वाली बीमारी है। अब क्या करते हैं, इसके कौन कौन से कॉजेज होंगे, देखो, या तो साइज बड़ा होगा इसीलिए इमेज इनसाइड रेटिना बनती है, मैं यहां पे लिखूंगा लार्ज साइज ऑफ आई। या दूसरा ये भी रीजन इसका हो सकता है कि इस लेंस का पावर ज्यादा होगा, कन्वर्जिंग पावर, इसीलिए ज्यादा 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 कन्वर्ज करता है। यहाँ पे करना तो इसको यहाँ पे था रेटिना पे, लेकिन इसने हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर, इसकी वजह से भी ये होता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा, मान लो ये जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है, जो रेज आते हैं, ये दूर रेज आती हैं ऐसे इन्फिनिटी से, तो मैंने यहाँ पे यूज किया कनकेव लेंस। क्या किया, कनकेव लेंस। इससे क्या होता है, मान लो ये आई है तो ये रेटिना है, यहाँ पे जब दूर ऑब्जेक्ट से रेज आई, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक कनकेव लेंस रखा। अब ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, ये रेज को डाइवर्ज करेगा, अब यहां तक डाइवर्ज करेगा, और बाकी ये जो अंदर वाला लेंस है आई लेंस, ये उतना कन्वर्ज करेगा और इमेज कहां पे बनेगी, इमेज रेटिना पे बनेगी। अब इसको ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा, इसको ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे दिखेगा, कहां पे, थोड़ा आगे दिखेगा। अब इसको दूर वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे दिखेगा, उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो जो इसको यहाँ पे इतनी कन्वर्जन ज़्यादा हो रही वो कंप्लीट की किसने, इस कनकेव लेंस ने। इसने उतना इसको डाइवर्ज किया, फिर कन्वर्ज जो हुआ वो रेटिना पे इमेज बन गई, और इसको इमेज कहाँ पे, जो दूर वाली ऑब्जेक्ट थी उसकी इमेज बहुत नज़दीक बनी। तो मैंने यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूज़ कनकेव लेंस। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब दूसरी बीमारी है इंसान में, ये वाली बीमारी भी हो सकती है, इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। इसमें इंसान क्या करता है, वो दूर चीज़ों को आराम से देख सकता है, सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, उसको नज़दीक वाली चीज़ें नहीं दिखती है। यहाँ पे आपको दूर वाला ये फार ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज रेटिना पे बनती है। तो ये नॉर्मल आई है। अब मैं बात करता हूँ हाइपरमेट्रो। मैंने बोला जो नज़दीक ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ पे बनी, बिहाइंड रेटिना। एक्चुअल में बिहाइंड नहीं बनती है, बननी तो चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेस मीट नहीं हो रही है, तो हम बोलते हैं रेटिना पे इमेज बनी ही नहीं। अब हम बोलते हैं कि बिहाइंड बन सकती है। ठीक है, तो इसके कौन से कारण हो सकते हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है आई का साइज इतना होना चाहिए ताकि ये रेटिना पे बनी, लेकिन कम साइज की वजह से बिहाइंड बनती है, तो मैं लिख सकता हूँ स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल, स्मॉल
साइज ऑफ आई बॉल। ठीक है। दूसरा लो कन्वर्जिंग पावर, देखो इस आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर इतना होना चाहिए ताकि यहाँ पे इमेज बने। ओके, लेकिन अब इसका पावर बहुत कम है, ये धीरे 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 इसको कन्वर्ज करता है और ये इमेज कहाँ पे बनती है, बिहाइंड रेटिना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक कैसे किया जाएगा? ठीक है, मान लो ये आई लेंस है, ओके, ये आई है तो ये रेटिना है, इमेज कहाँ पे बनती है, पीछे। तो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा कन्वर्जेंस मिला। तो कन्वर्ज कौन करता है, कन्वेक्स लेंस करता है। तो मैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज करूंगा। तो मैंने जब कन्वेक्स लेंस यूज किया, ये नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तब जब यहाँ से रे आई तो इसने क्या किया, इसने कन्वर्ज किया। दूसरी रे आई, इसने क्या किया, इसने कन्वर्ज किया। ओके, इसने थोड़ा सा कन्वर्ज किया। बाकी जो बचा कन्वर्ज वो आई लेंस ने किया और इमेज कहाँ पे बनी, इमेज रेटिना पे बनी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट नज़दीक था उसको दिखता नहीं, अब वो कैसे दिखेगा? अब जो उसकी इमेज है वो थोड़ा कहाँ, वो थोड़ा दूर दिखेगी। अब इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। ऑब्जेक्ट तो ये था, अब इस कन्वेक्स लेंस की वजह से थोड़ा कन्वर्ज हुआ तो इमेज यहाँ पे बनी, और जो कन्वर्जेंस यहाँ पे चाहिए तो उसने इमेज कहाँ पे बनाई, रेटिना पे। तो कैसे ठीक किया जाएगा इसको? इसको कन्वेक्स लेंस से ठीक किया जा सकता है। ओके, बायोपिया, फ्रेश बायोपिया बुजुर्गों में देखी जाती है, जो क्या करते हैं, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ये कैसे होता है? देखो, जब एजिंग आ जाती है, जब एक बंदा बुजुर्ग हो जाता है, उसके सेल्स वीक हो जाते हैं, तो सिलरी मसल्स भी वीक हो जाएंगे। जब सिलरी मसल्स वीक हो जाएंगे तो सिलरी मसल्स किसको कंट्रोल करता है, आई लेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब आई लेंस अच्छे से फंक्शन ही नहीं करता है तो उसको नज़दीक वाली चीज़ें दिखती ही नहीं। लेकिन साथ साथ अगर इन सिलरी मसल्स ने अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन दैट मीन इसको साथ साथ हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है, इसको दूर वाली चीज़ें भी नहीं दिखेगी। ठीक है, इसको जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी नहीं दिखेंगे। एक्चुअल में तो बीमारी है नज़दीक वाले चीज़ों की, उसको नज़दीक चीज़ें क्लियरली नहीं दिखते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ऐसे अखबार जो पढ़ते हैं वो बहुत नज़दीक लाते हैं उसको, ताकि वो उसको पढ़ सके। तो क्या है ये बीमारी? उसमें बंदा नज़दीक ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में मायोपिया भी बोलते हैं। लेकिन जब सिलरी मसल्स काम नहीं करते हैं ड्यू टू एजिंग, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है। ठीक है, तो काज क्या है, एजिंग में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, तो फंक्शनिंग नहीं हो जाती। इसको बायोफोकल लेंस यूज़ करना। अब मैंने बोला इसको मायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया। तो जब उसका चश्मा होगा, आप देखते हो उसका या आधा पार्ट कनकेव होता है, आधा पार्ट कनकेव होता है, आधा पार्ट कन्वेक्स होता है, ताकि उसको दोनों बीमारियों से निजात दिले। अब है इसके बाद एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंपली क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट फोकस नहीं कर पाता है साइमल्टेनियसली, किनको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को। ठीक है, सिंपली एक चीज़ को लंबे समय तक वो फोकस नहीं कर पाता, उसको एस्टिग्मेशन कहते हैं। उसके बाद है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, आपको पता है, कभी जब आंख में लग जाती है तो उसके ऊपर ना वाइट परत बैठती है, जिसको हम क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस बोलते हैं। आई के ऊपर वो वाइट लेयर बन जाती है। ठीक है, उसको कैटरैक्ट बोला जाता है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एजिंग। अगेन, जब एजिंग होती है, जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो डिके हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वाइट बन जाते हैं। या इंजरी जब हो जाती है उस टाइम भी वो हो जाता है। उसको कैसे ठीक किया जाएगा? बाय सर्जरी। उसको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? आपने कभी रोड पे देखा होगा, जब आप गाड़ी में चलते हो, जब आप दूर नज़र रास्ते पे डालते हो, आपको पानी दिखता है। वो पानी जो दिखता है आपको, वो इसी इफेक्ट से आपको दिखता है। ये बोलता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है इन द डेंसर मीडियम। देखो कैसे, देखो कैसे। अब मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये वाला वाटर है डेंसर मीडियम, और ये एयर है। ओके,
अगर लाइट रे ऐसे आई, मान लो ये नॉर्मल है, अगर लाइट रे स्ट्रेट आई, ठीक ऐसे, तो आपको पता है इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सीधे होगी, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट बेंड होती है। लेकिन अब मैंने नॉर्मली डाई तो कोई बेंड नहीं हुई। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ये θ1 है, क्या है ये θ1 है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहाँ जाएगी, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये यहाँ मूव करेगी। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैंने ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे है इसको बढ़ाया, क्या किया, इसको बढ़ाया। जब मैंने इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा, तब ये वाला जो रिफ्रैक्शन एंगल ये 90 बनेगा, क्या बनेगा 90। उस टाइम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। कब कहते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा ताकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बनेगी, उस एंगल को, उस इंसिडेंट एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक। अब उसके बाद मैंने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, अब क्या होगा, अब ये नीचे की ओर रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये जो बढ़ गया किससे, इस θc से, क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होती है, तब ये रिफ्लेक्ट कर जाती। मुझे पता है थोड़ा सा रिफ्रैक्ट भी करेगी, लेकिन मैक्सिमम लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होने को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशंस क्या है इसकी, लाइट एंटर करनी चाहिए डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर ये पॉसिबल नहीं है, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम जब लाइट ट्रैवल करेगी तभी ये इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। और कब देखा जाता है, ये तब देखा जा, मान लो ये 30 डिग्री है, अब मैंने और बढ़ाया ये 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री पे क्या बन गया 90 डिग्री। अब जब मैंने और बढ़ाया 50 डिग्री बन गया, ठीक है, तब ये क्या कर गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया। इस 40 डिग्री को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्योंकि उस टाइम जो ये रिफ्रैक्शन बन गई 90 डिग्री पे बन गई, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो दैट मीन्स जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 होगा, जो ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक पर्टिकुलर कंडीशन है जब 90 डिग्री एंगल बनता है, उससे अलावा जब हम एंगल बढ़ाएंगे, लेकिन किससे ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ाएंगे, तभी तो होगी ना रिफ्लेक्शन। ओके, तो मैंने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगी किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्रिटिकल एंगल भी लिखा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा कि रिफ्रैक्शन का एंगल 90 बने, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा ताकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन जाए, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। रिजल्ट क्या है, देखो ये θ1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, रिफ्रैक्शन। ओके, किससे छोटा है, θc से। मैंने बोला ये 40 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है, θc कितना है 40 डिग्री है। जब θ1 छोटा होगा θc से, तब होती है रिफ्रैक्शन। जब यही θ1 θc के बराबर होगा, इसी एंगल को हम कहते हैं क्या, तब रिफ्रैक्शन क्या होती है 90 डिग्री। लेकिन जब θ1 ज़्यादा होगा θc से, जब ये वाला एंगल बड़ा होगा किससे, इससे, है ना, 50 ज़्यादा किससे, 40 से, तभी होती है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 कंडीशन है, इन शॉर्ट क्रैक्स ऑफ द स्टोरी यही है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, हम बोलते हैं फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। पहले हमें समझना है व्हाइट लाइट क्या है। व्हाइट लाइट सिंपली एक ऐसी लाइट है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। ये बनी होती है 7 कलर से, किन से, 7 कलर से, जिसको हम वेबगायर से बोलते हैं। तो मैंने बोला स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। मैंने बोला जब भी एक व्हाइट लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाएगी, वो कितने कलर्स में बने डिवाइड होगी, 7 कलर्स में। उसी फिनोमिना को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने बोला, दैट मीन्स इस वाइट लाइट में डिफरेंट कलर्स हैं।
जब डिफरेंट कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कितने हैं? 7। इन 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? अगर हम एक ही कलर को देखेंगे उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक, अब देखा मैंने कि जो ये 7 कलर्स हैं इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। अब वेवलेंथ को समझने के लिए आपको जस्ट 1 मिनट यहां पे देखना होगा। हमें पता है कि लाइट एक वेव की तरफ चलती है। अब हमें पता है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ। अब दूसरा है सिंपली डिस्टेंस बिटवीन दिस पीक टू दिस पीक इज कॉल्ड वेवलेंथ, या दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक, अब मैंने कि 7 कलर्स की बात की तो हर किसी की अलग अलग वेवलेंथ होगी, हर किसी की अलग अलग वेवलेंथ होगी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब दूसरा पार्ट है, अगर मान लो ये एक ऑसिलेशन है, इस पार्टिकल ने यहां से यहां तक के लिए एक ऑसिलेशन की, इसी तरह ये दूसरी ऑसिलेशन, ये तीसरी ऑसिलेशन। 1 सेकंड में ये पार्टिकल कितने ऑसिलेशन करता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने साइकिल बनाता है? ये एक साइकिल हो गया, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा ख्याल रखो, थोड़ा सा। ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 चीजें हैं, समझ आई? अब क्या है, मैंने जब बोला ये 7 कलर्स का बना होता है, दैट मीन्स हर किसी की क्या होगी? अलग अलग वेवलेंथ होगी। क्या होगी? अलग अलग वेवलेंथ होगी। ये वायलेट है, इसकी वेवलेंथ ऐसे, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो नीचे वाले हैं वायलेट जो है, इसकी वेवलेंथ कम है। क्या है? वायलेट की वेवलेंथ क्या है? कम। तो वायलेट की वेवलेंथ क्या है? कम। और रेड की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। रेड की वेवलेंथ, तो यहां पे आप देख रहे हो यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है और यहां से यहां तक की दूरी कम है। ठीक है, तो जब जिसकी वेवलेंथ कम है वो बेंडिंग ज्यादा करता है। क्या करता है? वो बेंडिंग ज्यादा करता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो बेंडिंग क्या करता है? वो बेंडिंग ऑफ लाइट कम करता है। यहां पे आप देखो, जब व्हाइट लाइट आई ये स्प्लिट हुई 7 कलर्स में। अब ऊपर रेड वाली कलर है, जाना तो इसको ये वाले पाथ से था। ओके, लेकिन आपको दिख रहा है ये जो बेंड कर रही है किस वे में कर रही है? ये है इसका बेंडिंग। ठीक है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर हम उसी में लास्ट वाले वायलेट को देखेंगे, आपको दिख रहा है इसका ये बेंडिंग एंगल बहुत ज्यादा है। इसका बेंडिंग एंगल क्या है? बहुत ज्यादा। तो ये बेंडिंग एंगल ज्यादा है, ये वायलेट है, ये बेंडिंग, इसकी वेवलेंथ क्या है? इसकी वेवलेंथ कम है, बेंडिंग ज्यादा है। ओके, तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी बेंडिंग क्या है? उसकी बेंडिंग कम है। यहां पे किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे रेड से ही इसको मार्क किया है। किससे ज्यादा है? वायलेट से। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है किससे? वायलेट से। ओके, तो किसकी बेंडिंग ज्यादा होगी? तो वायलेट की बेंडिंग ज्यादा होगी किससे? रेड। तो वायलेट की बेंडिंग ज्यादा हो रही है किससे? रेड से। ओके, समझ आ रहा है? तो सिंपली व्हाइट लाइट क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ। व्हाइट लाइट में क्या होता है? 7 वेवलेंथ। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्म। आपको सिंपली याद रखना है कि डिस्पर्शन क्या होता है। जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है वो क्या करती है? तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पैरामिडियल पीस, एक गिलास होता है जो गिलास मटेरियल का बना होता है। उसके 2 क्या होते हैं?
टू ट्रायंगुलर बेसिस, उसको दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं, फ्रंट साइड वाला ऐसे ट्रायंगल होता है, दूसरा ऐसे बैक साइड वाला ट्रायंगल होता है। और क्या होते हैं, थ्री रेक्टेंगुलर, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस बनाता है जो फ्रंट साइड से बनाता है ये, और उस वाले साइड से और एक बनाता है, और नीचे वाले साइड से एक और बनाता है, ठीक है, इसके तीन सरफेस होते हैं। इसको कहते हैं, ए को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। आई को कहते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जो ये डी है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। आपको पता है डेविएशन होती है सारे वेवलेंथ्स, सारे लाइट्स, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट लेटरल सरफेसेस, ओके। तो यहाँ पे जो दो सरफेसेस होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मैंने क्या बोला, जिसकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मैंने बोला जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो डेविएशन क्या होगी उसकी, तो डेविएशन कम होगी। किसकी वेवलेंथ कम है, वायलेट की, वायलेट की वेवलेंथ क्या है, कम है, तो उसकी डेविएशन क्या है, उसकी डेविएशन ज़्यादा, ओके। अब है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। अब जब लाइट प्रिज्म में ट्रैवल करी, क्या ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी थी कि स्प्लिट होना, कि लाइट की प्रॉपर्टी, तो न्यूटन के दिमाग में ये चीज़ आई। न्यूटन ने बोला कि अगर जो वाइट लाइट स्प्लिट हुई, क्या ये प्रिज्म की वजह से हुई कि लाइट में ही कोई प्रॉपर्टी थी। तो उसने क्या किया, उसने यही लाइट दूसरे प्रिज्म में पास की। अब जब यहाँ से वाइट लाइट आई तो ये डिवाइड हुई कि में 7 कलर्स में। अब जब उल्टी डायरेक्शन में प्रिज्म रखा तो उसने देखा ये वाइट लाइट वापस हुई किस में, ये 7 कलर्स वापस हुई किस में, वाइट लाइट में। तो दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म की नहीं है, ये वाइट लाइट की प्रॉपर्टी है जो 7 कलर से बनी होती है, ठीक है, जिसको हम मैंने अभी बोला विबग्वायर के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो मैंने बोला ऑल द 7 कलर्स आर कंबाइंड टू द इन्वर्टेड प्रिज्म टू इमर्ज एट वाइट लाइट। तो यहाँ से पता चला कि ये प्रॉपर्टी किसकी थी, लाइट की, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। अब हमारे पास है रेनबो। ये रेनबो क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ किसकी, ये डिस्पर्शन की एप्लीकेशन है, किसकी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन है। आपको पता है कि जब भी बारिश के बाद लाइट आती है तो हमें ये वाला डायग्राम दिखता है ना, हमें एटमॉस्फेयर में ये वाली रेनबो दिखती है। ये कैसे बनती है, जब भी वाटर बबल बनता है तो आपको पता है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है वो क्या करती है, वो डिस्पर्स होती हैं, किस में, 7 कलर्स में। तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, अपर रेंज और लोअर रेंज, ये ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये डिस्पर्स हो गई किन में, 7 कलर्स में। तो इस वाले फेस में आपने देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो गई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो गई, ये ए पॉइंट, इस पे क्या हुई, रिफ्रैक्शन, ठीक। तो इसको मैं बी पॉइंट नाम रखता हूं, इस पे क्या हुई, डिस्पर्शन, ओके। अब इस फेस पे क्या हुआ, आपने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब भी डेंसर मीडियम में लाइट जाती है वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। तो ये रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, ओके। तो ये सारे साथ के साथ कलर चल रहा है। उसके बाद ये फिर यहाँ पे क्या करेगी, तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस वाले पॉइंट पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन भी बोल सकते, लेकिन एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर यहाँ से डेंसर और डेंसर टू रेयरर, क्योंकि ये तो वाटर बबल है, ये तो डेंसर है, और ये एयर है रेयरर, तो ये कहाँ जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये फिर से वापस जाएगा। तो यहाँ पे जो बंदा है उसकी आंख में लाइट चली जाती है तो उसको क्या दिखता है, ये तो एक वाटर बबल का है, उसी तरह दूसरे वाटर बबल का, तीसरे वाटर बबल का, तो उसको ये 7 कलर्स दिखते हैं। तो मैंने देखा रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो हमने देखा कि वाटर बबल में डिस्पर्शन होता है ड्यू टू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। क्या क्या होता है, पहले रिफ्रैक्शन होता है और डिस्पर्शन होता है। इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो अंदर वाले बी पॉइंट पे क्या होता है, डिस्पर्शन। इस सी वाले पॉइंट पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। रिफ्लेक्शन बोलो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर से क्या होती है, रिफ्रैक्शन। तो इस वाले डी पॉइंट पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन।
कभी एग्जाम में आता है सीधे कि रेनबो में कौन कौन सी चीज होती है, आप सीधे लिखना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, सिंपल। ओके, तो ये किसकी एप्लीकेशन थी? ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट की एप्लीकेशन थी। अब है नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलता है कि जब भी किसी पार्टिकल पे लाइट पड़ती है वो स्कैटर होती है, वो फैलती है। क्या करती है? वो फैलती है। द प्रोसेस इन विच लाइट गेट्स डिस्पर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू टिनी पार्टिकल्स। इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल्स का कैसा बिहेवियर है स्कैटरिंग उस पर डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा है कि जब भी किसी पार्टिकल पे लाइट पड़ती है वो क्या करती है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करती है। कंडीशन क्या है? साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो मैंने बोला जो ये पार्टिकल हैं, जब यहाँ से लाइट आती है उसकी जो वेवलेंथ है वो छोटी होनी चाहिए, किससे? साइज से। तो साइज ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए? साइज ऑफ पार्टिकल छोटा होना चाहिए, किससे? वेवलेंथ से। तो मैंने बोला सिंपली साइज छोटा होना चाहिए, किससे? एज कंपेयर टू वेवलेंथ। तो तभी क्या होगी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ये रेले एक साइंटिस्ट था, उसने रेले स्कैटरिंग दी। उसने हमें ला दिया कौन स्कैटर ज़्यादा होगी, कौन स्कैटर कम होगी। तो अभी मैंने आपको बोला कि 7 कलर स्कैटर होते हैं। कौन कौन से? V, I, B, G, Y, O, R। ठीक, 1 मिनट में आपको फिर से इजी समझाता हूं। ये ब्लू है, ये रेड है। तो मैंने बोला ब्लू की वेवलेंथ कम है, ओके। रेड की वेवलेंथ क्या है? रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटर कम होगा, तो ये रेड लाइट क्या होगी? स्कैटर कम होगी। ठीक, तो ब्लू लाइट क्या होगी? ब्लू लाइट स्कैटर ज़्यादा होगी, सिंपली। ठीक है, ओके। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला है कि हमें वाई स्काई लुक्स ब्लू, हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? आपको पता है जब भी लाइट पार्टिकल्स पे पड़ती हैं तो वो स्कैटर होती है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होती है, आपको पता ही है। अब मैंने बोला डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। कौन से? ब्लू से रेड तक। किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, लैम्डा वेवलेंथ ज़्यादा है। ब्लू की वेवलेंथ क्या है? ब्लू की वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ कम है वो क्या होता है? वो स्कैटर ज़्यादा करता है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो क्या करता है? वो स्कैटर कम करता है। अब मुझे बताओ, जब लाइट आई पार्टिकल्स पे आएगी, ठीक है, तो स्कैटर कौन करेगा ज़्यादा? ब्लू या रेड? क्योंकि GYOR, ठीक है, कौन स्कैटर ज़्यादा करेगा? ब्लू ज़्यादा स्कैटर करेगा, सिंपली। तो जब ब्लू ज़्यादा स्कैटर करेगा तो ब्लू लाइट ज़्यादा फैल जाएगी। ठीक है, तो ब्लू स्कैटरिंग क्या होता है? लाइट का फैलना। जब ब्लू ज़्यादा फैल जाएगी किससे? रेड से, तो हमें क्या दिखेगा? हमें स्काई क्या दिखेगा? हमें स्काई ब्लू दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे तो ये ज़्यादा हमें ब्लू दिखेगा। इसीलिए हमें सूरज क्या दिखता है? तो सूरज हमें, सॉरी, स्काई हमें क्या दिखता है? स्काई ब्लू दिखता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ ब्लू स्कैटर्स फास्ट ड्यू टू स्मॉलर वेवलेंथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्लू की वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा है, इसीलिए क्या करता है? तो इसीलिए हमें स्काई क्या दिखता है? ब्लू। अब क्लाउड्स हमें वाइट क्यों दिखते हैं? वो भी तो आसमान की तरफ हमें क्यों दिखते हैं? मैंने बोला एक कंडीशन है, जब साइज छोटा होगा, किससे? साइज ऑफ पार्टिकल छोटा होना चाहिए, किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन अब आपने देखा क्लाउड्स के टाइम पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो सारे लाइट्स को स्कैटर करता है। जब सारे लाइट्स, तो हमें वाइट लाइट दिखती है। ओके, हमें वाइट लाइट दिखती है। नेक्स्ट इज रेडिश कलर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। रेडिश कलर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। सूरज डूबने और उभरने के टाइम हमें रेड कलर क्यों दिखता है?
आपको पता है ये अर्थ पे हम हैं, ठीक है। अब डूबने के टाइम सूरज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करनी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन आपको पता है ब्लू लाइट स्कैटर होती हैं। जब स्कैटर होती हैं तो वो एक किस्म की लॉस्ट हो जाएगी, तो ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती हैं। तो रेड क्या होती हैं? रेड स्कैटर नहीं होती है। जब रेड स्कैटर नहीं होती हैं तो इसकी आंखों में क्या पहुंचेगी? रेड वाली लाइट, ठीक है। तो इसकी आंखों में पहुंचेगी रेड वाली लाइट। तो इसीलिए इसको शाम के टाइम या सूरज उबरने के टाइम क्या दिखता है? रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट ज़्यादा स्कैटर नहीं होती हैं, ज़्यादा उधर उधर नहीं फैलती हैं, लॉस नहीं होती हैं, ठीक। ब्लू लाइट क्या होती है? वो स्कैटर ज़्यादा होती हैं तो हमें वो दिखती नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज ब्लू कलर इज मोर, ब्लू स्कैटर इज मोर, दैट इज लॉस्ट, रेड एंड येलो रीच आवर आइज, क्योंकि वो स्कैटर कम करते हैं तो हमारी आंख तक पहुंच जाती है। ओके, अब हमारे पास है रेड लाइट ही डेंजर लाइट क्यों करते हैं यूज। अभी सेम कंसेप्ट है। मैंने बोला मान लो ये सिग्नल है, ठीक है, और दूसरा है ब्लू सिग्नल। मान लो हमने ब्लू सिग्नल यूज किया है, ये बंदा है यहाँ पे। अब क्या होगा? आपको पता है ब्लू स्कैटर करेगी, स्कैटर करेगी तो एक किस्म का लॉस्ट होगा, मतलब वो हमें दिखाएगी नहीं। ये जो रेड लाइट है ये स्कैटर ज़्यादा नहीं करती हैं। क्या? ये स्कैटर ज़्यादा नहीं करते। जब ज़्यादा नहीं करेगी स्कैटर तो हमारी आंख तक ये जल्दी पहुंच जाएगी। जब जल्दी पहुंच जाएगी तो इसीलिए हम क्या करते हैं? रेड लाइट एज डेंजर लाइट। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हो जिसकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर ज़्यादा करती हैं, इसीलिए हमें ब्लू ये कंसेप्ट फॉलो करता है, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है। क्लाउड्स पार्टिकल का साइज ज़्यादा है कि सारे लाइट एक साथ स्कैटर होते हैं तो हमें वाइट दिखते हैं। रेडिश कलर क्यों होता है? क्योंकि ब्लू ज़्यादा स्कैटर होती हैं, रेड कम होती हैं, तो हमारे आंखों तक रेडिश ज़्यादा कलर जल्दी पहुँचता है। लास्ट रेड कलर डेंजर लाइट क्यों है? क्योंकि ब्लू स्कैटर करता है तो हमारी आंखों तक रेड लाइट ज़्यादा जल्दी पहुँचती है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टर्म। अब है हमारे पास टेंडल इफेक्ट। व्हाट इज टेंडल इफेक्ट? ये होता है कि फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी आपने बोला कि लाइट स्कैटर करती है, फैलती है, ओके। लेकिन यहां पे हम सोल्यूशन यूज करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन, जिसको हम हेटेरोजीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब लाइट कोलाइडल सोल्यूशन पे पड़ती है उसका पाथ विजिबल होता है, उसका पाथ विजिबल होता है। मान लो ये सिंपल सोल्यूशन है, ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है तो लाइट रे हमें दिखती नहीं है। जब हम कोलाइडल सोल्यूशन, ये कोलाइडल सोल्यूशन है, इससे हमें क्या होता है? पाथ हमें विजिबल होता है, क्योंकि हमें लाइट का चलना हमें दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है तो सारे वेवलेंथ स्कैटर होते हैं तो हमें पाथ दिखता है। हमें कोई पर्टिकुलर कलर इसमें नहीं दिखता, हमें इसमें लाइट ट्रैवलिंग दिखती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, आपने देखा होगा लाइट इनटू द फॉरेस्ट। जब भी सुबह के टाइम, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होती हैं तो लाइट आती हैं, सारे वेवलेंथ स्कैटर होते हैं तो हमें ये वाला आपको दिखता है कि फॉरेस्ट के टाइम ना पाथ दिखता है लाइट का। उसी तरह आप कमरे में बंद हो, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो उनके साथ स्कैटरिंग होते हैं तो आपको ये वाली लाइट होल से दिखती है, आपको पाथ दिखता है। उसी तरह फॉगी लाइट्स में भी आपको आराम से वो चीज़ देख पाते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा डस्ट इन लिट रूम एंड हेडलाइट्स इन फॉगी, इसके एप्लीकेशन से। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हो। अब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट आर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ में एटमॉस्फेयर है तो इसकी वजह से भी रिफ्रैक्शन होती है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब देखो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ठीक है। जितना मैं अर्थ की ओर आऊँगा तो डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इसमें बहुत कम है, तो इसमें उससे कम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेंसिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो जब डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। आपको पता है रेयर टू डेंसर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बढ़ेगा ही। ओके, तो ये चीज़ देख लेना।
अब देखो इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा स्टार अपीयर्स हायर देन एक्चुअल पोजीशन, जहाँ पे एक्चुअल पोजीशन स्टार की होती है ये बोलता है कि हमें ऊपर दिखता है। क्यों दिखता है? देखो क्या होता है, जब यहाँ पे स्टार है, ओके, जब यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से लाइट आती है तो ये कहाँ की ओर बेंड हो जाएगी? आपको पता है ये रेयरर मीडियम है क्योंकि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कम है, ये रेयरर है तो थोड़ा नीचे नीचे डेंसर है, तो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर से टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर से टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जब अब इंसान देखता है तो आपको ये स्टार यहाँ पे दिखे, क्योंकि हम लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, तो हम स्ट्रेट पाथ में ये बंदा यहाँ पे देख लेता है तो इसको स्टार यहाँ पे दिखता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या बोलोगे आप? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, उसी तरह दूसरा एप्लीकेशन है इसका अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। जो हमें एक्चुअल पोजीशन में सूरज का उभरना या सूरज का डूबना दिखता है वो डिलेड होता है। देखो कैसे डिलेड होता है। यहाँ पे आपको ये अर्थ दिखती है, या आपको पता है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, ये अर्थ है, ओके, तो अर्थ पे यहाँ पे बंदा बैठा है, तो डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रहे हैं, एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है। यहाँ पे आपको हॉरिजन दिख रहा है। हॉरिजन एक ऐसी चीज़ है जब आप दूर देखते हो तो आपको दिखता है कि स्काई और अर्थ यहाँ पे मिली हुई होती है, ओके। अब जब हॉरिजन के नीचे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सन किसके नीचे होगा? हॉरिजन के नीचे। तो यहाँ से लाइट रे आएगी, कहाँ होगी? ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो फिर से होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लास्ट इंसान तक पहुँचेगी वो उसको कैसे देखेगा? स्ट्रेट देखेगा। तो उसको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा? उसको यहाँ पे सन दिखेगा। एक्चुअल में जो कहाँ पे था वो यहाँ पे। जो ये टाइम डिलेड है ये 2 मिनट्स का है। कितना है? 2 मिनट्स का। एक्चुअल में है नीचे ही, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से इसको क्या दिखा? यहाँ पे दिखा। इसी तरह ये तो सनराइज के टाइम, इसी तरह सनसेट के टाइम भी जब वो हॉरिजन के ऊपर होता है, ठीक है, तो उसको उस बंदे को कहाँ दिखता है? वो नीचे। यहाँ पे भी 2 मिनट का गैप होता है, ठीक है। तो टोटल जो गैप होता है तो 4 मिनट्स का होता है। कहाँ पे? सनसेट और सनराइज में। तो सिंपली डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमें जो हॉरिजन के नीचे ऑब्जेक्ट दिखता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कहाँ दिखता है? वो हॉरिजन के ऊपर दिखता है, ओके। अब है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये बोलते हैं कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं। आपको पता है ये जब अर्थ है तो स्टार क्या है? स्टार बहुत दूर है अर्थ से, तो ये हमें पॉइंट साइज दिखता है। और आपको पता है एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं और उनका टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ये कंटिन्यूसली वेरी करते हैं। क्या करते हैं? वेरी करते हैं। जब यहाँ स्टार से लाइट आई तो ये रिफ्रैक्ट करेगी, बेंड करेगी, ऐसे बेंड करेगी, फिर से बेंड करेगी। लेकिन आपको पता है कंटिन्यूसली जो बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता जा रहा है। अब इसका चेंज होता गया तो अब ये बेंड किसी और तरीके से करेगी, किसी और तरीके से, ठीक है। तो इसका पोजीशन हमें डिफरेंट चेंज होता है। तो हमें यहाँ पे दिखता है कि ये ऐसे बुझ गया यहाँ पे, तो हमें इसकी पोजीशन यहाँ पे दिखती है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर चेंज होता जा रहा है, इसीलिए। अब आप बोलोगे ये दूसरे प्लैनेट्स के साथ क्यों नहीं होता है? दूसरे प्लैनेट्स के साथ क्यों नहीं होता? मान लो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? क्योंकि उनका साइज वो बहुत नज़दीक होते हैं किसके? अर्थ के। वो बहुत नज़दीक होते हैं किसके? अर्थ के। मान लो ये अर्थ है, ये कोई प्लैनेट है, ये बहुत नज़दीक होते हैं अर्थ के। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से एक लाइट रे आएगी, यहाँ से लाइट रे आएगी, यहाँ से लाइट रे, यहाँ से लाइट रे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से मान लो ये वाली रे तो छुप गई, लेकिन बाकी वाली रेज तो आराम से इसको दिखेगी, क्योंकि ये एक्सटेंडेड सोर्स है। जब ये नज़दीक है, ये बहुत बड़ा सोर्स था, इसलिए आपको ये ट्विंकल करता हुआ नहीं देखेगा, ओके। स्टार्स ट्विंकल क्योंकि ये पॉइंट सोर्स बिहेव करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उधर इधर हो जाता है, तो क्या करते हैं? तो ये ट्विंकल हमें दिखते हैं, तो प्लैनेट्स नहीं दिखते हैं, ओके। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए कैसे आए थे। पहला आया था कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, जो हमें ऊपर देखा है। 2 काजेस कैसे हैं? काजेस आपको पता है ऊपर लिखे हुए हैं। इसको कैसे करेक्ट किया जाता है? बाय कन्वेक्स लेंस। दूसरा है पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेम द पार्ट ऑफ प्लेइंग द मेजर रोल इन द एकोमोडेशन ऑफ एंड एक्सप्लेन द थिंग्स। ये आपको पता है। रेनबो कैसे बनता है? लेवल डायग्राम, ऊपर भी ये 2019-23 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कैसे होती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट? आपको पता है जब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है वो डिफरेंट कलर्स में दिखती है हमें।
कौन सबसे ज़्यादा बेंड होती हैं, कौन लीस्ट बेंड होती हैं, ठीक है। ड्राई शो डायग्राम तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज वे कंसिडर द मायोपिक डिजीजेस काजेस हैं और उसके डिफेक्ट्स को कैसे ठीक किया जाता है। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमें सूरज क्यों, हमें सिकाई क्यों ब्लू दिखता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। हमें पता है स्कैटरिंग, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो स्कैटर कम करता है, जिसकी कम है वो स्कैटर ज़्यादा करता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़